गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, जिसमें हम रेगुलर मेल और फीमेल मांझपन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट और उनके विभिन्न तरीकों से किए गए इलाज के बारे में काम करते हैं। ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं, ICSI करते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं, एग फ्रीजिंग करते हैं। और हमारा खास उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा यदि हो तो स्वस्थ हो, उस दिशा में हम काम करते हैं, जैसे उसके जेनेटिक रोगों की रोकथाम और जेनेटिक रोगों की पहचान। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास घर तक आपके आंसर्स पहुंच जाए। देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 3 मिसकैरेजेस और 4th बेबी में सिस्टिक हाइग्रोमा निकला, क्या कारण हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है 3 मिसकैरेजेस और 4th बेबी में सिस्टिक हाइग्रोमा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप देखेंगे ये पुरुष है, हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसके 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके भी 46 होते हैं। ये अपना एक 23 क्रोमोसोम का गैमीट बनाते हैं। गैमीट का मतलब होता है हस्बैंड स्पर्म बनाता है और फीमेल जो होता है वो अंडा बनाती है। जब ये मिलते हैं तो इनका गैमीट का यूनियन होकर एक 46 क्रोमोसोम वाला नया प्राणी बनता है, वो बच्चा है या भ्रूण है बोल सकते हैं। अब इस भ्रूण में यदि 46 की जगह पे 45 या 47 या 48 क्रोमोसोम आ जाएं तो ये एबॉर्शन हो जाता है। कई बार 47 क्रोमोसोम लेके बच्चा यदि एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम को रहे तो डाउन सिंड्रोम भी होता है। डाउन सिंड्रोम कई बार सिस्टिक हाइग्रोमा के रूप में आता है। इसको देख के आप एबॉर्शन करा देते हो। अब बात ये हुई कि 4 बार ये चीज़ हुई, 3 बार एबॉर्शन और 1 बार सिस्टिक हाइग्रोमा से फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ये क्यों हो रहा? ये बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है। अब बच्चे में, भ्रूण में जेनेटिक डिफेक्ट कहाँ से आ रहा? इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको रेट्रोस्पेक्टिव वापस जाके हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी पड़ती है। इसका रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का एक जेनेटिक और एक बायोकेमिस्ट्री वाला पैनल होता है, जिसको हम रेगुलरली करते हैं। इसमें विस्तृत जांच जरूरी है। IVF में सक्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, IVF में सक्सेस का बढ़ाने का सबसे प्रधान कारण, क्योंकि हम जो फीमेल आ रही है और जो मेल आ रहा है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, ना इनकी हम एज बदल सकते हैं, ना इसका हम AMH बदल सकते हैं, ना इसका स्पर्म का गड़बड़ी बदल सकते हैं। तो जो खेल का मैदान है, जो हम वस्तुस्थिति है, उसको नहीं बदल सकते। तो क्या हम इनके गैमीट से इनके जो हम IVF करेंगे उसको फिर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मैं उसको कैसे स्टिमुलेट करूं। उसका इंडिविजुअलाइज्ड स्टिमुलेशन होना चाहिए, ताकि जो उसके मैच्योर एग्स हैं वो ज़्यादा मिल सकें, जितने भी मिले। दूसरी बात, इसके बाद का जो लैब का काम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम आता है। मतलब आपको एक गायनिकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका प्रोटोकॉल, जिसमें M2 एग मिल सके, लैब अच्छी होनी चाहिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छी होनी चाहिए। और यदि एवरीडे काम होता है और अच्छा काम होता है तो यहाँ पर काम अच्छा होता है। अब बात आती है कि इसको और बेहतर कैसे बना सके। तो इसके लिए हम बहुत सारे एड ऑन्स लगाते हैं। एड ऑन में हम क्या करते हैं, जो इसमें भ्रूण बनता है उसका जांच करते हैं। उस जांच में हम NIPGT, उसको NICS भी बोलते हैं, या फिर हम PGT भी करते हैं। साथ में हम एंडोमेट्रियम को देखने के लिए एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे करते हैं। साथ में हम एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई बार PRP का ट्रीटमेंट देते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत सारे, मैं उनको अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर इन सब चीज़ों से IVF की सफलता बढ़ सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। ये भी एक बहुत कठिन क्वेश्चन है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 बार अबॉर्शन यदि हो रहा है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितने महीने में हो रहा है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यदि बच्चा ऐसा खराब हो रहा है तो क्या उसकी जेनेटिक जांच हुई, क्या उसका बेसिक माइक्रो एरे और एक्सोम सीक्वेंसिंग हुआ, वो बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं था, वो डिफेक्ट कहाँ से आया, हस्बैंड वाइफ के आया कि नहीं। यदि आया तो फिर ट्रियो सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ का भी
कैरियर स्क्रीनिंग या एक्सोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इन हाउस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब है, हम वो देख के बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ है और आगे होगा कि नहीं। एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है पीसीओडी में? एम्ब्रियो की क्वालिटी पीसीओडी में कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस पीसीओडी को कैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप उस पीसीओडी में कैसे उसका हार्मोन को कंट्रोल कर रहे हैं स्टिमुलेशन के समय। इसकी इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है जब आप उसका टाइमिंग ठीक रखें, कब आप उसका पिकअप कर रहे हैं, कितने आपको मैच्योर एग्स मिले, आपकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, आपकी एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, लैब कैसी है। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों से आपका एम्ब्रियोलॉजी, और साथ में यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम NIPGT भी करते हैं, जिसमें हम एम्ब्रियो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि रिलेटिवली जेनेटिकली कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, हमारे पास है, और हम उनको करके आपको ये बता सकते हैं कि एम्ब्रियो कैसे अच्छे बन सकते हैं और PCOD में जो बेस्ट तरीका वो क्या हो सकता है प्रेगनेंसी पाने का। सीवियर डिस्मेनोरिया क्या होता है? ओके, डिस्क का मतलब होता है एबनॉर्मल, मेनोरिया मतलब ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल ब्लीडिंग। पेनफुल ब्लीडिंग क्यों होती है और पेनफुल ब्लीडिंग किसी महिला को, ये बड़ा सिंपल सा मैं कई बार बता चुका हूँ। यदि ये पीरियड है और डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड, आपका पेन जो है वो इस जगह मैक्सिमम हो रहा है और फिर ये पीरियड के साथ घट जाता है, ये नॉर्मल है और ये अच्छी बात है। जिनमें ये महिला को एग्स निकलते हैं उनको ऐसा डिस्मेनोरिया होता है। और ऐसा डिस्मेनोरिया जो कि यहाँ से चालू होता है और होता ही रहता है और भारीपन बना रहता है, पीरियड के फुर्सत होने के बाद भी बना रहता है, ये जो एमिनोरिया है या डिस्मेनोरिया है, ये डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड या तो एंडोमेट्रियोसिस का इंडिकेटर है या फिर पेल्विक इन्फेक्शन का, PID का इंडिकेटर है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। ये चीज़ें यदि लगातार हो रही हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके आप देख सकते हो कि कहाँ गड़बड़ है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच पेशेंट लिसनिंग।